कॉज ऑफ द रिवोल्ट पहले भी बता चुके थे, आज थोड़ा रिपीट कर देते हैं। पॉलिटिकल कॉज यानी राजनीतिक कारण क्या था? द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवोल्ट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति, ये राजनीतिक कारण था। विस्तार किस सिद्धांत को लगा करके विस्तार कर रहा था ब्रिटिश अपने राज्य का, अपना क्षेत्राधिकार का? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, हड़प करने वाली नीति, या डायरेक्ट एनेक्सेशन, डायरेक्ट भी कब्जा कर ले रहा था, तो उसी को कहेंगे पॉलिटिकल कॉज यानी राजनीतिक कॉज। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स वेयर डिसलॉज्ड, thus causing fears in the minds of other ruling family। कई राजाओं का राज्य छीन लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगा करके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या डायरेक्ट एनेक्सेशन थ्योरी लगा करके कई राजाओं का क्षेत्र को हड़प लिया गया था, जिसके कारण कि सेम रूलिंग फैमिली, मतलब कि जो शासन करने वाला वर्ग थे, राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय के, उन लोगों के मन में भी एक भय आ गया था कि हम लोगों का भी अगर साथ किस्मत, सेम भाग्य हो गया, सेम तकदीर हो गया, हम लोगों का भी अगर कोई पुरुष वारिस नहीं हो पाया, उत्तराधिकारी नहीं हो पाया, तो हम लोगों के राज्य को भी हड़प लिया जाएगा, जिसके कारण कि उन लोगों के में भी असंतोष की भावना थी, भय का माहौल पनप गया था, भय का माहौल था, क्योंकि बहुत ऐसे राजा थे जिनका राज्य को हड़प लिया जा चुका था। जैसे उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड सन वेयर नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन। झांसी के राजगद्दी पे रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे को, दत्तक पुत्र को, गोद लिए हुए बेटे को नहीं बैठाया गया था, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था, वे आर नॉट परमिटेड। ये कारण था कि एडॉप्टेड सन को राजगद्दी पे बैठने का अधिकार ब्रिटिश सरकार नहीं दे रही थी, जिसके कारण और सब भी राजाओं के मन में ये भय आ गया था कि कहीं हम लोगों के साथ भी सेम नसीब ना हो जाए, कहीं हम लोगों का भी अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो ब्रिटिश का ये जो थ्योरी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो लाया गया है, उसके अंतर्गत कहीं हम लोगों के राज्य को भी हड़प न लिया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी को लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को लगा के, यानी हड़प नीति को लगा करके। जैसे कि उदाहरण के रूप में रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, हम लोग जान रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी, जिसके की गोद लिए हुए पुत्र को झांसी के राजगद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण और राजाओं के मन में भी यह भय था कि कहीं हम लोगों के साथ भी सेम किस्मत ना हो जाए, हम लोगों के साथ भी सेम हाल ना हो जाए। सतारा, झांसी एंड नागपुर वेयर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सतारा, नागपुर एंड झांसी वेयर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये थ्योरी लगा करके, ये सिद्धांत लगा करके, हड़प नीति लगा करके सतारा, झांसी, नागपुर को हड़प लिया गया था, जैतपुर को हड़प लिया गया था, संबलपुर को हड़प लिया गया था, उदयपुर को हड़प लिया गया था, वेयर ऑल्सो एनेक्स्ड। अच्छा, अवध को क्यों हड़पा गया था? कुशासन का आरोप लगा के, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके अवध को हड़प लिया गया था। लेकिन अवध जो था वो बहुत ही मतलब कि वफादार राज्य था, वहां की जो प्रजा थी, जनता थी, वो राजा के प्रति लॉयल थी, यानी एलिजियंस था हम लोगों में। एलिजियंस मतलब वफादार थे लोग, जिसके कारण कि वो अड्डा बन गया था क्या चीज का? विद्रोह का, षड्यंत्र का अड्डा बन गया था। क्या, कौन सा ऐसा जगह था? अवध, क्योंकि अवध के नवाब को जो राजगद्दी से उतार दिया गया था, वहां पे एक नया बहाना बना करके कि यहाँ कुशासन हो रहा है, यानी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी को कहेंगे टू एनेक्सेशन ऑफ अवध। Lord Dalhousie, on the pretext of maladministration, left thousands of nobles, officials, retainers and soldiers jobless. Thousands of कुलीन व्यक्ति, यानी हजारों कुलीन व्यक्तियों को, हजारों अधिकारियों को, हजारों सैनिकों को, हजारों शरणागतों को, हजारों आश्रितों को
क्या कर दिया था, बेरोजगार कर दिया था, जिसके कारण उन लोगों में डिसकंटेंट का भावना था, यानी कि असंतोष का भावना था, जिसके कारण कि अवध हॉटबेड बन चुका था, यानी अड्डा बन चुका था। क्या चीज का, षड्यंत्र का, गदर का, गदर यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 का, विद्रोह ऑफ 1857 का वो अड्डा बन गया था। क्योंकि अवध की जो जनता थी वो अपने राजा के प्रति बहुत ही क्या थी, राजभक्त थी, यानी वफादार थी, जिसके कारण कि ये जो नया पैसरा लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके चलते कि उन लोगों में डिसकंटेंट का भावना था, इसलिए वो अड्डा बन गया था षड्यंत्र का और साजिशों का, जो कि गदर ऑफ 1857 का वो अड्डा बन चुका था। सोशल एंड रिलीजियस काउज, सामाजिक धार्मिक कारण क्या था, बगावत ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सामाजिक और धार्मिक कारण। द पीपल वेर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट was planning to convert Indians into Christianity। भारतीयों को यह विश्वास हो चुका था, यह यकीन हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलने का प्लान बना रही है, यानी योजना बना रही है। क्या था, पीपल वेयर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट was planning to convert Indians into Christianity, यानी कि इंडियंस को ईसाई धर्म में बदलने का योजना बनाया जा रहा है। सरकार योजना बना रही है इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए। यह भी एक कारण था, रिलीजियस कारण था। द एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती, द एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड लीगलाइजिंग द विडो रीमैरेज वेर बिलीव्ड एज द थ्रेट टू द एस्टेब्लिश सोशल स्ट्रक्चर। इस्टेब्लिश सोशल स्ट्रक्चर का जो थ्रेट था, थ्रेट मतलब कि जो खतरा था, इसमें क्या खतरा था, उन लोगों को लगता था कि ये खतरा है। उन्मूलन जो किया गया, समाप्ति जो की गई, इरेडिकेशन जो किया गया, किस प्रैक्टिस का, जो भारतीय कुरीति थी, कुरीति, सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या का जो एबोलिशन किया गया, भ्रूण हत्या का, ये भी एक कुरीति थी भारत की। तीसरा, लीगलाइजिंग विडो रीमैरेज। विडो रीमैरेज एक्ट कब आया था, 1856 में, 1856 में, यानी जो विडो थी उसका फिर से विवाह किया जा सकता है, ये वाला कानून को लीगलाइज किया गया था 1856 में। विडो रीमैरेज 1856 इसको वैध कर दिया गया था, यानी परमिसिबल बाय लॉ कर दिया गया था, यानी लीगलाइज कर दिया गया था। इसके कारण भी भारतीयों में बोथ सेक्शंस, इवन इन हिंदूज एंड इन मुस्लिम, दोनों जातियों, दोनों धर्मों को लगता था, हिंदू को भी लगता था, मुस्लिम को भी लगता था कि ये समाज के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये सब जो स्टेप्स लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, पश्चिमी तरीका, शिक्षा में जो पश्चिमी तरीका लाया जा रहा था, शिक्षा का पश्चिमी तरीका जो पश्चिमीकरण किया जा रहा था, वो भी कुछ ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को, जो उसमें से हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, यानी रूढ़िवादी, परंपरानिष्ठ, यानी ये भी कहे कि कन्वेंशनलिस्ट, जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, उसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, उन लोगों को इससे भी तकलीफ था कि एजुकेशन, शिक्षा की जो मेथड, तरीका था, शिक्षा की जो स्थिति थी, उसमें पश्चिमीकरण किया जा रहा है। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, ये भी उन लोगों के लिए, ऑर्थोडॉक्स इंडियन के लिए तकलीफ का कारण था। यहां तक कि जो इंट्रोड्यूस किया गया था, आरंभ किया गया था रेलवेज को और टेलीग्राफ को, इसको भी संदेह के नजर से देखा जा रहा था। यानी कि इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ वाज व्यूड विद सस्पिशन, संदेह के नजर से देखा जा रहा था, जो कि एक डेवलपमेंट था, एक विकास था, भारत के लिए ये वरदान साबित हुआ, फिर भी इसको संदेह के नजर से देखा जा रहा था। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब किया गया भारत में, लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी आरंभ किया गया। टेलीग्राफ वाज व्यूड,
टेलीग्राफ कब आया भारत में? 1852 में, 1852 में लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया इन 1852। 1852 में टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के रीजन में। पहला फर्स्ट रेलवे वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बॉम्बे's बोरी बंदर स्टेशन एंड थाने। द फर्स्ट रेलवे वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बॉम्बे's बोरी बंदर स्टेशन, बोरी बंदर एक स्टेशन है, एंड थाने, बॉम्बे का बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच में पहला रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, पहला रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया 16 अप्रैल 1853 में। यानी रेलवे किसके रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया भारत में? लॉर्ड डलहौजी के रीजन में। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। जिस समय टेलीग्राफ और रेलवेज भारत में इंट्रोड्यूस किया गया उस समय लॉर्ड डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल थे, जो कि गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक रहे थे। 1848 टू 1856 लगभग 8 साल वो गवर्नर जनरल रहे थे। In 1852, Lord Dalhousie introduced the electric telegraph system in India. इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1852 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा was opened in 1854। 1854 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के लिए खोला कब गया था? आरंभ कब किया गया था? 1854 में, 1854 में। मिलिट्री रीजन क्या था? सैन्य कारण क्या था? द रिवोल्ट ऑफ 1857 का, द रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो गदर हुआ था उसका सैनिक कारण क्या था? सैन्य कारण। इंडियन सिपाहीज फॉर्म मोर देन 87% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। ब्रिटिश ट्रूप में 87%, 87% भारतीय सैनिक ही थे, जो जिनका मूल निवासी, भारत के ही मूल निवासी ब्रिटिश के ट्रूप में 87% थे, 87%। और उनको वेर कंसिडर्ड इंफीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर। उनको ब्रिटिश सैनिक के कंपैरिजन में नीचा माना जाता था, नीच माना जाता था, इंफीरियर माना जाता था, जिसके कारण उन लोगों में असंतोष का कारण था। उन लोगों में भी बगावत का मनसा था। उन लोग भी अंदर से दुखी थे, दिल से दुखी थे। एंड इंडियन सिपाहीज वेर पेड लेस देन ए यूरोपियन सिपाही। यूरोप के सिपाहियों के कंपैरिजन में भारतीय सिपाही को कम पेमेंट दिया जाता था, यानी सैलरी कम दिया जाता था। यूरोप मतलब यूरोप एक महाद्वीप है, कंटिनेंट है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप कहाँ है? उसमें बहुत कंट्रीज है। यूरोप एक कंटिनेंट है यानी महाद्वीप है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटायरली है, एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, एक कंटिनेंट है यूरोप। तो यूरोप के सिपाही के कंपैरिजन में भारतीय सिपाही को नीचा दिखाया जाता था, इंफीरियर माना जाता था, और उनका पेमेंट भी कम था, जबकि एक ही पोस्ट पे थे। यानी कैन इंडियन सिपाहीज वर पेड लेस देन ए यूरोपियन सिपाही ऑफ सेम रैंक। सेम सामान्य पद के सिपाहियों को भी भारत के सिपाहियों को कम सैलरी दिया जाता था, कम पगार दिया जाता था इन कंपैरिजन टू यूरोपियन सिपाही, जिसके कारण इन लोगों में भी असंतोष की भावना थी। They were required to serve in areas far away from their home। भारतीय सिपाही को ऐसा रूल बना दिया गया था कि आप लोगों को अपने स्वदेश से, अपने देश से डिस्टेंट लैंड पर, दूसरे देश में भी जाकर के अपना सर्विस देना पड़ सकता है। ये भी एक रीजन था उन लोगों के असंतोष का। किसके असंतोष का? सिपाही, जो भारत के सिपाही ब्रिटिश ट्रूप में एम्प्लॉयड किए गए थे। इन 1856 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग थे वो इशू किए थे, इशूड द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट।
which required that the sepoys must be ready to serve even in British land across the sea। यानी कि इंडिया के जो सिपाही थे उनको बाहर जाके, डिस्टेंट लैंड पे जाके, ब्रिटिश के लैंड पे जाके यानी ब्रिटेन जाकर के भी सर्विस देना पड़ सकता था, सेवा करनी पड़ सकती थी। किस अधिनियम के तहत? ये था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इशू कौन किए थे? लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1858, इन 1858। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1858, जिसके इन्होंने एक इशू किया था। क्या इशू किया था? एक एक्ट, अधिनियम इशू किया था। इनके रीजन में आया था ये अधिनियम कब? 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत ये प्रावधान था कि भारतीय सिपाही को डिस्टेंट लैंड पर जाकर यानी ब्रिटिश के लैंड पर जाकर के भी अपना योगदान देना पड़ सकता था, जिसके कारण कि इंडियन सिपाहियों में भी, भारतीय सिपाहियों में भी असंतोष था, डिस्कंटेंट था। अब इमीडिएट कारण क्या था, यानी तत्काल कारण क्या था? ये सबसे ठोस कारण था, ये तत्काल कारण था, जिसको कि कहेंगे इमीडिएट काउज। इमीडिएट काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कार्ट्रेज। ग्रीस कार्ट्रेज का जो इंट्रोडक्शन किया गया था कब? 1857 में। ग्रीस कारतूस, ये जो कारतूस इंट्रोड्यूस किया गया था सेना में, वहां एक र्यूमर था, एक अफवाह था। ए र्यूमर स्प्रेड दैट द कार्ट्रेज यानी कारतूस ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल, न्यू इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल को जो इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय सेना में या ब्रिटिश के सेना में, जो ये इंट्रोडक्शन किया गया था, शुरुआत किया गया था न्यू एनफील्ड राइफल का, वो जो उसका जो तेल होता था यानी लुब्रिकेंट के लिए, उसके चिकनाई के लिए जो इस्तेमाल किया गया ग्रीस होता था, वो ऐसा र्यूमर था, ऐसा अफवाह फैल गया था कि फैट ऑफ काउज एंड पिग के फैट से, यानी कि किसके? गाय के, यानी बीफ, जो गौमांस होता है, बीफ, और सुअर के चर्बी से बना हुआ होता था। तो वो जो कारतूस का जो ग्रीस होता था, लुब्रिकेंट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, वो ऐसा र्यूमर था उस वक्त, ऐसी अफवाह थी उस समय कि ये गाय के चर्बी से और सुअर के चर्बी से बनाया जाता था, जिसके कारण ये इस कारण को इमीडिएट कारण दिया गया, तत्काल कारण दिया गया। तो कहेंगे द इमीडिएट कॉज विच द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंस ऑफ ग्रीस कार्ट्रेज। ये जो ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल होता था, यानी लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल होता था, न्यू एनफील्ड राइफल के कारतूस को छील करके लोड करने के लिए, वो गाय के चर्बी से और सुअर के चर्बी से बना हुआ होता था। इसीलिए कहेंगे ए र्यूमर स्प्रेड दैट कार्ट्रेज ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल वेर ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ कॉज एंड पिग्स। गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी से बनाया गया था, ऐसा र्यूमर था उस टाइम पे, ऐसी अफवाहें थी। बिफोर लोडिंग द राइफल, राइफल को लोड करने के पहले द सिपॉयज हैड टू बाइट ऑफ, दांत से छील के बाइट ऑफ द पेपर ऑन द कार्ट्रिज, कारतूस के ऊपर जो पेपर था उसको दांत से छीलना पड़ता था लोड करने के पहले। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस को लोड किया जाता था, उसको लोड करने के पहले दांत से उसके पेपर को, उसके ऊपर जो सतह होता था उसको छील करके लोड किया जाता था, और वही पेपर बना हुआ होता था। लुब्रिकेंट का जो इस्तेमाल कारतूस में किया जाता था वो चर्बी का बना हुआ होता था, यानी गौमांस का बना हुआ होता था, बीफ का बना हुआ होता था। ऐसी अफवाहें थी उस वक्त, गाय के चर्बी से और सुअर के चर्बी से बना हुआ होता था, जो कि इमीडिएट कारण बना, इमीडिएट काउज बना, तत्काल कारण बना, रिवोल्ट ऑफ 1857 था, यानी बगावत ऑफ 1857 का त्वरित कारण बना, तत्काल कारण बना। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाही रिफ्यूज टू यूज देम,
यानी इसके कारण हिंदू गाय पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में, और टैबू माना जाता है सुअर, जिसके कारण कि दोनों के धार्मिक भावना का इसमें आहत किया जा रहा था, दोनों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा था, हिंदूज के भी और मुस्लिम्स के भी, जिसके कारण दोनों जाति, दोनों रिलीजन के सिपाही इस एनफील्ड राइफल को यूज करने से कतरा रहे थे, इनकार कर दिए थे। तो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज देम, इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिए थे, जिसके कारण कि ये रिवोल्ट हुआ था।